नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम साझेदारी का विसर्जन लास्ट पॉइंट हमें देखना है। इस विसर्जन में सत्य असत्य जो 3 नंबर में आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। किताब में आपको सत्य असत्य दे रखा नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो मैंने बुक्स में से निकाले हैं तो आपको वो बोर्ड में पूछे जाते हैं सत्य असत्य। तो आज हम वो सत्य असत्य किस तरह से लिखना है और किस तरह से बोर्ड में आपको पूछा जाएगा वो आज इसका हम अभ्यास करेंगे। तो आपको कॉलम मतलब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि निम्नलिखित विधान सही है या गलत बताइए, गलत हो तो सुधार कर कारण दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट ज़्यादा खास करके देखना है। कितने स्टूडेंट क्या करते हैं, सत्य असत्य पूछा जाता है तो मात्र सत्य असत्य लिखकर छोड़ देते हैं। अगर कोई वाक्य आपका सत्य है तो उसमें हमें कारण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि कोई वाक्य आपका गलत है, कोई सेंटेंस गलत है, तो उसको सुधार कर आपको फिर से लिखना है, कारण देना है कि क्यों ऐसा ये गलत है, वो उसके भी मार्किंग होती है। तो ये ध्यान देंगे ज़्यादा कि जो वाक्य अगर आपका सेंटेंस गलत है तो उसको कारण देना है कि गलत क्यों है, अथवा इसको सुधार कर फिर से लिख देना है आपको। नंबर 1 देखेंगे हम, साझेदारी पेढ़ी का कोई एक साझेदार निवृत्त हो तो पेढ़ी का विसर्जन होता है। ये आपको एक वाक्य दे रखा है, तो ये वाक्य क्या है आपके लिए, असत्य है। असत्य क्यों है कि कोई भी साझेदार निवृत्त होता है तो पेढ़ी का विसर्जन नहीं होता है। बाकी के साझेदार मिलकर क्या करते हैं, पेढ़ी को चालू रखते हैं। तो सत्य वाक्य क्या हो जाएगा, अथवा सत्य क्या होना चाहिए कि एक साझेदार निवृत्त हो तो, एक साझेदार निवृत्त हो तो बाकी के साझेदार मिलकर पेढ़ी चलाते हैं। बाकी के साझेदार मिलकर पेढ़ी चलाते हैं। फिर नंबर 2 देखेंगे, साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन के संदर्भ में अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये वाक्य क्या है, सत्य है कि अगर पेढ़ी का विसर्जन होता है तो उसमें अदालत हस्तक्षेप कर देती है, हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि सब कुछ कानूनन होता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है, अदालत उसमें हाथ डाल सकती है अगर मैटर अदालत तक पहुंचा तब। नंबर 3 है, साझेदारी पेढ़ी के दायित्वों का भुगतान करने के लिए साझेदार की निजी संपत्तियों का उपयोग नहीं हो सकता। ये वाक्य क्या है, असत्य है। तो सत्य वाक्य क्या हो जाएगा, अगर साझेदारी का पेढ़ी का दायित्व भुगतान नहीं हो पा रहा है तो साझेदारों को अपनी निजी संपत्ति भी बेचनी पड़ सकती है, क्योंकि साझेदारों का जो जवाबदारी है, जो दायित्व है, वो अमर्यादित होता है, मर्यादित नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यदि जरूरत पड़े तो, जरूरत हो तो साझेदार को अपनी निजी संपत्ति का उपयोग भी करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आपको 4 नंबर है, साझेदार की पत्नी की स्त्री धन में से लोन पेढ़ी के तीसरे पक्षकारों के दायित्व से पहले भुगतान की जाती है। यह वाक्य असत्य है। सत्य वाक्य क्या होगा कि जो साझेदार की पत्नी की लोन है वो एक प्रकार का दायित्व, और उसको किसके साथ ही चुकाया जाता है, दायित्व के साथ ही चुकाया जाता है, न कि तीसरे पक्षकारों के दायित्व से पहले भुगतान किया जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि पत्नी की स्त्री धन में से लोन पेढ़ी के तीसरे पक्षकारों के दायित्व के साथ ही भुगतान की जाती है। फिर है नंबर 5, साझेदारी पेढ़ी में सभी साझेदारों की जिम्मेदारी उनकी पूंजी जितनी मर्यादित होती है। वाक्य भी क्या है, असत्य है। सत्य क्या है, अभी आपको मैंने बताया कि साझेदारी पेढ़ी में सभी साझेदारों की जिम्मेदारी क्या होती है, अमर्यादित होती है। तो यहाँ लिखेंगे पेढ़ी में सभी साझेदारों की जिम्मेदारी
अमर्यादित होती है, अमर्यादित होती है। नेक्स्ट है नंबर 6, साझेदारों को उनके लाभांश के अनुपात में कर्मचारी लाभांश फंड बांट दिया जाता है। यह वाक्य है असत्य। कर्मचारी लाभांश फंड क्या है? यह पेढ़ी के लिए दायित्व है और इसको बांटा जाता नहीं है। ये पूंजी दायित्व पक्ष में पक्की तलपट में दर्शा दिया जाता है। हाँ, अगर कर्मचारी अकस्मात मुआवजा फंड आपको दिया होता तो ये लाभ हानि के प्रमाण में हम बांट देते। तो सत्य वाक्य क्या होगा कि कर्मचारी लाभांश फंड बांटा नहीं जाता है, कारण कि बांटा नहीं जाता है कारण कि यह पेढ़ी का क्या है? दायित्व है। अब नंबर 7 देखेंगे हम। 7वां आपको दे रखा है, पेढ़ी का विसर्जन खर्च के भुगतान करने की जिम्मेदारी पेढ़ी की हो परंतु वह कोई साझेदार भुगतान करे तो उसका लेखा पेढ़ी की बही में नहीं होगा। यह वाक्य असत्य है। तो सत्य वाक्य क्या हो जाएगा कि उसका लेखा पेढ़ी की बही में होगा, उसका लेखा पेढ़ी की बही में होगा। और क्या होगा वो भी हम दर्शा देंगे। इसका लेखा हम क्या करेंगे? वसूली खाते उधार साझेदार के पूंजी खाते का, क्योंकि विसर्जन खर्च चुकाया जा रहा है तो उसका भुगतान कौन करना है? किसकी जिम्मेदारी है? कोई साझेदार भुगतान कर रहा है, इसलिए वसूली खाते उधार साझेदार के पूंजी खाते का। नेक्स्ट है आपका, विसर्जन के समय डूबत ऋण वापसी का लेखा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह वाक्य भी क्या है? असत्य है। हमने पहले भी प्रविष्टि में देखा है कि हमने डूबत ऋण वापसी जब हमको मिली थी तो हमने उसका लेखा किया था। तो यहाँ क्या लिखेंगे? डूबत ऋण वापसी का लेखा करना पड़ेगा, करना जरूरी है। और क्या लेखा करते हैं वो भी हम दर्शा देते हैं, क्योंकि नगद आएगी यहाँ पे तो रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते उधार और वसूली खाते का। इस तरह से हम इसका लेखा करते हैं। ये हो गया आपका सही गलत, जो 3 नंबर में आपको पूछा जाता है। और भी अगर प्रविष्टि में से निकालना हो सही गलत तो हम चैप्टर देखकर और उसको और भी हम उसमें से जो भी सही गलत है निकाल सकते हैं। तो ये आपका विसर्जन का नंबर 3 का सही गलत हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 311 पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है ए और बी की पेढ़ी की कुल संपत्तियां 1,50,000 है। उसमें रोकड़ रुपए 10,000 समाविष्ट है। पेढ़ी की शुद्ध संपत्ति 1 लाख है। पूंजी और अनामत का प्रमाण 4:1 है। बी की पूंजी की अपेक्षा ए की पूंजी रुपए 20,000 अधिक है। वसूली खाते की हानि रुपए 20,000 हुई है। पेढ़ी का विसर्जन किया। प्रारंभिक पक्की तलपट बनाकर ए और बी की प्रारंभिक पूंजी ज्ञात कीजिए। आपको ऐसा सवाल 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, इस पर से आपको ए और बी की प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक पक्की तलपट बना लेंगे और जो जो डिटेल हमें दे रखी है वो सबसे पहले हम लिख लेंगे सवाल में। तो आपको दिया गया है कुल संपत्ति। कुल संपत्ति मतलब आपको यहाँ पे टोटल दे रखा है। कुल संपत्ति का मतलब हो गया टोटल, यानी 1,50,000 यहाँ पे दिया गया है। और जब यहाँ पर का टोटल ये होगा तो यहाँ का भी टोटल 1,50,000 होगा आपका। उसके बाद आपको दिया गया है उसमें रोकड़ 10,000 समाविष्ट है, यानी इस 1,50,000 में रोकड़ आपको 10,000 दे रखी है, यानी रोकड़ आपकी हो गई 10,000। तो आपकी अन्य संपत्तियां कितनी हो गई? अन्य संपत्तियां 1,50,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे, -10,000। तो अन्य संपत्तियां हो गई आपकी 1,40,000। ये हो गई आपकी अन्य संपत्तियों की एंट्री, यानी यहाँ की डिटेल आपकी हो गई पूरी। अब आपको क्या दिया गया है कि पेढ़ी की शुद्ध संपत्ति
1,00,000 है। पूंजी और अनामत का प्रमाण 4:1 है। बी की पूंजी की अपेक्षा ए की पूंजी 20,000 अधिक है। मतलब ये डिटेल पर से आपको आगे की डिटेल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पूंजी लिखेंगे और यहाँ पर आपको ए और बी की पूंजी दी है। यहाँ पर अनामत आएगी आपकी, यहाँ पर कि अनामत का प्रमाण दिया है। और एक चीज़ आती है आपकी दायित्व। तो दायित्व का सूत्र क्या होता है? दायित्व बराबर कुल संपत्ति माइनस शुद्ध संपत्ति। अब आपको कुल संपत्ति कितनी दे रखी है? 1,50,000 जो आपको सवाल में दे रखा है, और शुद्ध संपत्ति भी आपको दे रखी है 1,00,000। तो आपका दायित्व कितना हो जाएगा? 50,000, जो हम यहाँ पर दर्शा देंगे 50,000। अब हमें पूंजी और अनामत ये दो चीज़ की गणना करनी है। तो 1,50,000 में से 50,000 जाएगा तो बाकी का क्या बचेगा? पूंजी प्लस अनामत। तो पूंजी प्लस अनामत कितना हो गया? 1,50,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो हो गया 1,00,000। अब 1,00,000 में पूंजी भी है और अनामत भी है, और पूंजी और अनामत का प्रमाण भी आपको दे रखा है। कितना है? 4:1। यानी पूंजी आपकी कितनी हो गई? 1,00,000 गुणे 4/5। तो ये हो जाएगा, कट देंगे इसको, 5 दूनी 10, 20,000, यानी हो गया 80,000 आपकी पूंजी यहाँ पर। और अनामत आपकी कितनी हो जाएगी? 1,00,000 गुणे 1/5। तो ये हो जाएगा 20,000 अनामत। ये हो गई आपकी डिटेल पूरी। लेकिन आपको क्या कहा है सवाल में? ए और बी की प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करनी है। आपको टोटल पूंजी 80,000 मिल गई है और ए बी की प्रारंभिक पूंजी आपको ज्ञात करनी है। तो अब आपको एक सवाल यहाँ पर दिया गया है कि बी की पूंजी की अपेक्षा ए की पूंजी 20,000 अधिक है। तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले माना कि बी की पूंजी x है, और यहाँ क्या दिया है? बी की पूंजी की अपेक्षा ए की पूंजी 20,000 अधिक है। इसलिए ए की पूंजी कितनी हो जाएगी? इसलिए ए की पूंजी बराबर x प्लस 20,000। यानी बी की पूंजी को हमने x माना, x से 20,000 अधिक है ए की पूंजी। अब आपको ए की पूंजी प्लस बी की पूंजी बराबर कितना दे रखा है? टोटल 80,000। इसलिए ए की पूंजी को कितना माना हमने? x प्लस 20,000, और बी की पूंजी को कितना माना है हमने? x। तो बराबर 80,000। एक आपका समीकरण तैयार हो गया, सूत्र तैयार हो गया। अब इसको x हो जाएगा आपका 2x प्लस 20,000 बराबर 80,000। इसीलिए ये 20,000 इस साइड तरफ जाएगा, तो 80,000 माइनस 20,000 हो जाएगा ये। इसीलिए x नीचे 2 इधर चला जाएगा, 80 में से 2 गया 60,000, और 2 नीचे जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30,000। और x को आपने क्या माना है? b माना है यहाँ पर। तो b की पूंजी कितनी हो जाएगी? b की पूंजी बराबर 30,000, यहाँ पे लिख देंगे हम। और या तो फिर इस 80 में से 3 माइनस करेंगे तो भी 50,000 आ जाएगा, या फिर जो समीकरण हमने रखा है कि ए की पूंजी कितनी है? बी से 20,000 अधिक, यानी x प्लस 20,000। x की कीमत आ गई 30,000 प्लस 20,000, यानी ए की पूंजी हो गई 50,000। ये आपका सवाल कंप्लीट। 3 मार्क्स में इसको भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट।